नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है भारत का, उसकी हम बात करेंगे, प्रोसेस की, किस तरह इसका निर्माण हुआ है, कौन सा सिद्धांत इसमें। सबसे पहले बात करें भारत की स्थलाकृतियों की, तो भारत की जो स्थलाकृति है, फिजियोग्राफी है, उसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं। भारत की स्थलाकृतियों के निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे हैं। भारत एक विशाल देश है जिस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है आदि। इन स्थलाकृतियों की बात करें तो करोड़ों वर्ष का टाइम लगा है, जिसमें भूगर्भिक हलचलों के अलावा अपरदन है, अपक्षय है, अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण की जो बाहरी क्रियाएं हैं उनका भी इनमें योगदान है, जिसमें सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो आता है अल्फ्रेड का। अल्फ्रेड वेगनर एक विद्वान है जर्मनी के, तो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत, जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अध्ययन किया जाता है कि भारत के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे कंप्लीट हुई। तो इसका अध्ययन हम किसमें समझेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। अल्फ्रेड वेगनर है, सबसे पहले इसका परिचय कर लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मनी के महान भूगोलवेत्ता है, जलवायु विज्ञानी है, जलवायु विज्ञानी। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1912 में। 1912 में इन्होंने महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति या वर्तमान स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, इसके लिए एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम क्या रखा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कब दिया गया है? तो 1912। एक पुस्तक लिखी थी जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने, डेर एटस्टंग डी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है अल्फ्रेड वेगनर ने। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात की करें तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इस संपूर्ण पृथ्वी पर, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर एक महामहाद्वीप था, जिसका नाम है सुपर कॉन्टिनेंट। इस सिद्धांत की बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक महामहाद्वीप था। क्या था? महामहाद्वीप। इस प्रकार से महामहाद्वीप था, इसका नाम दिया सुपर कॉन्टिनेंट, या क्या बोल सकते हैं संपूर्ण स्थल खंडीय भाग, जिसको वेगनर महोदय ने नाम दिया पेंजिया। अंतिम पैलेयोजोइक काल में वेगनर महोदय ने संपूर्ण पृथ्वी पर एक महामहाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट बताया, जिसको क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया से तात्पर्य है संपूर्ण स्थल खंडीय भाग। संपूर्ण स्थल खंडीय भाग को क्या नाम दिया है वेगनर महोदय ने? पेंजिया। तो पेंजिया से तात्पर्य क्या हो गया? संपूर्ण स्थल खंडीय भाग। इसके बाद इस पेंजिया के चारों ओर वेगनर महोदय के अनुसार जलीय भाग था। इस संपूर्ण जलीय भाग को वेगनर महोदय ने नाम दिया है पैंथालासा। क्या नाम दिया है? पैंथालासा। पैंथालासा से तात्पर्य है संपूर्ण जलीय भाग। संपूर्ण जलीय भाग। इस पेंजिया के चारों ओर जो जल का अथाह भंडार था, उसको नाम दिया है वेगनर महोदय ने पैंथालासा। संपूर्ण स्थल खंडीय भाग को नाम दिया है, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था या महामहाद्वीप के रूप में, उसको नाम दिया है पेंजिया। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण स्थल खंडीय भाग। तो वेगनर महोदय के अनुसार पेंजिया, पेंजिया क्या हो गया? संपूर्ण स्थल खंडीय भाग। पैंथालासा को क्या नाम दिया है? संपूर्ण महासागरीय भाग है। स्थल खंड के चारों ओर जो जलीय भाग था, उसको क्या नाम दिया? पैंथालासा, मतलब संपूर्ण जलीय भाग। पेंजिया का तात्पर्य क्या हो गया? संपूर्ण स्थल खंडीय भाग। इस प्रकार से दो नाम दे दिए उसने, स्थल खंड का नाम दे दिया पेंजिया,
महासागरीय जलीय भाग का नाम क्या दे दिया, पैंथालासा। इसके बाद आगे चलकर परमो कार्बोनिफेरस काल के अंतिम समय में ये जो कॉन्टिनेंट था, ये जो स्थलखंडीय भाग था, इसके दो भाग हो जाते हैं, बीच में से क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, टूट जाता है इस प्रकार से। तो परमो कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया में टूटन से उत्तरी गोलार्ध में तो अंगारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बन जाता है, गोंडवाना लैंड। तो वेगनर महोदय के अनुसार ये जो जलीय भाग था चारों, इस जलीय भाग बीच में प्रवेश कर जाता है, इन दोनों खंडों के बीच में टूटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, और यहाँ पर जल भर जाता है इसमें। इसका नाम दिया वेगनर महोदय ने, इस जलीय भाग को नाम देते हैं तेथिस सागर। तेथिस सागर का नाम दे देते हैं। उत्तरी भाग जो टूटा उसको नाम दे दिया वेगनर महोदय ने अंगारा लैंड या लोरेसिया। अंगारा लैंड या क्या नाम दिया है, लोरेसिया। दक्षिण का भाग जो टूटा उसको नाम दे दिया इन्होंने गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया है, गोंडवाना लैंड। वापस में देख लीजिए, ये जो संपूर्ण स्थलखंडीय भाग था इसका, जिसका नाम दिया था पेंजिया, परमो कार्बोनिफेरस काल के अंतिम समय में या परमो कार्बोनिफेरस काल में इनका विखंडन हो जाता है, बीच में से टूट जाता है। टूटा हुआ जो भाग था उसके बीच में जल प्रवेश कर जाता है। जल प्रवेश करने पर ये जो भाग है इसमें पानी प्रवेश करने पर इसका नाम वेगनर महोदय ने रख दिया तेथिस सागर। उत्तरी भाग का जो विखंडन हुआ तो उत्तरी भाग को इन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड या लोरेसिया। दक्षिणी भाग का नाम क्या दिया है, गोंडवाना लैंड। इन्हीं दोनों पार्ट्सों से आगे चलकर महाद्वीप व महासागरों का निर्माण होता है। इस जलीय भाग से तो होता है महासागर का निर्माण, और इन जो दोनों खंड हैं इनसे बनते हैं महाद्वीप। क्या बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। ये जो पार्ट्स टूटे पेंजिया के, इनका विस्थापन का कारण क्या है, टूटन का कारण क्या है। अभी हमने पढ़ा पेंजिया बीच में से टूट गया, तो टूटने का कारण क्या है। तो टूटन और विस्थापन के लिए कौन कौन से बल काम में, टूटन व विस्थापन में जो बल काम किए गए वो कौन कौन से हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला है चंद्रमा का आकर्षण बल। चंद्रमा का आकर्षण बल, इस चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण ये जो कॉन्टिनेंट था, जो उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड, इसके जो दो पार्ट हैं जो बाद में चलकर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बने, ये इनका प्रवाह है कौन सी दिशा की ओर हुआ, पश्चिम दिशा की ओर। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के निर्माण में महत्वपूर्ण बल कौन सा काम करता है, चंद्रमा का आकर्षण बल। तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन सी दिशा की ओर, इसके पश्चिम दिशा की ओर। दूसरा है यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके साथ एक बल और काम करता है पलवनशीलता का बल। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पलवनशीलता के बल के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका व प्रायद्वीपीय भारत आदि का निर्माण हुआ तथा ये भूमध्य, ये जितने भी भाग थे ये कहाँ किधर की ओर प्रवाहित हुए, तो उत्तर दिशा की ओर, या बोल सकते हो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए। तो ध्यान देना, चंद्रमा के आकर्षण के बल के कारण उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर, किसके, तो पश्चिम दिशा की ओर खिसकने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस होने के कारण यहाँ पर जो जल था ये प्रवेश कर गया, और यहाँ पर एस आकृति में कौन से महासागर का निर्माण हो जाता है, अटलांटिक। कौन से महासागर का निर्माण हो जाता है, अटलांटिक महासागर का यहाँ पर। इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पलवनशीलता के बल के कारण ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर खिसकने लगे या भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के से रिक्त स्थान की पूर्ति होने पर, जब एक इधर किसका उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर खिसकने पर इस रिक्त स्थान पर किसका निर्माण हुआ, तो हिंद महासागर का।
यहाँ पर क्या बन गया, हिंद महासागर। शेष जो अवशेष बच गए, शेष जो पार्ट्स बच गए, उसका जो भाग है वो बना अवशेष प्रशांत महासागर, जिसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की पश्चिम की ओर खिसकने पर कौन से महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर या आंध महासागर की बात है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर खिसकने पर या रिक्त स्थान पर कौन से महासागर की उत्पत्ति, हिंद महासागर। बाकी का जो अवशेष बच गया उसमें कौन से महासागर की उत्पत्ति मानी जाती है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार अंतिम सेनोजोइक काल या अंतिम टर्सरी काल या अंतिम क्या बोल सकते हैं, प्लायोसीन काल में वर्तमान में महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद बात करें हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की। तो अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है, तो अंगारा लैंड से निर्मित महाद्वीप, तो अंगारा लैंड से बने हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड। इनका निर्माण किससे माना जाता है, अंगारा लैंड या लॉरेंसिया से। इसके बाद बात करें गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आदि की उत्पत्ति, आदि का निर्माण किससे माना जाता है, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ये चारों किसके पार्ट्स हैं, अंगारा लैंड के। इस प्रकार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की प्रक्रिया पूरी होती है वेगनर के अनुसार। इन्होंने इस सिद्धांत में 2 बार संशोधन किया है, 1915 में, 1920 में। 1920 और 1915 में क्या किया है, संशोधन। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के निर्माण की प्रक्रिया। तो भारतीय निर्माण की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो भारत के निर्माण की प्रक्रिया में 4 प्रकार से इसको समझ सकते हो। पहला है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल को क्या बोल सकते हो, प्री पैलियोजोइक काल, इसी का नाम है प्री पैलियोजोइक काल। इस काल में कॉन्टिनेंट शिल्ड के रूप में, कॉन्टिनेंट शिल्ड के रूप में प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में जिसका निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, एक कॉन्टिनेंट शिल्ड के रूप में है। कौन से काल में माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल या प्री पैलियोजोइक काल। उसके बाद दूसरा काल है अंतिम पैलियोजोइक, अंतिम पैलियोजोइक काल। इसी का दूसरा नाम है पर्मियन काल। इसी को क्या बोलते हैं भाई, पर्मियन काल, पर्मियन काल। इस काल में सुपर कॉन्टिनेंट से गोंडवाना लैंड क्या होता है, अलग होता है। सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको वेगनर महोदय ने क्या नाम दिया था, महामहाद्वीप या पेंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट से क्या अलग होता है, तो गोंडवाना लैंड। क्या अलग होता है, गोंडवाना लैंड। इसके बाद बात की जाए तो मेसोजोइक काल में, कौन से काल में, मेसोजोइक काल में गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीपीय जो भारत है वो कहाँ खिसकने लगा, उत्तर की ओर। कहाँ खिसकने लगा, उत्तर दिशा की ओर। वापस एक बार पुनः देख लीजिए, प्री कैम्ब्रियन काल या प्री पैलियोजोइक काल में भारत कॉन्टिनेंट शिल्ड के रूप में प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति मानी जाती है। अंतिम पैलियोजोइक या इसको क्या बोलते हैं, पर्मियन काल, इसमें सुपर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के रूप में गोंडवाना लैंड क्या होता है, अलग हो जाता है। और मेसोजोइक काल में गोंडवाना से अलग होकर प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर क्या करने लग जाता है, प्रवाहित या खिसकने लग जाता है। और तृतीय काल में
उसके बाद बात करें तो तृतीय काल या इसको बोलते हैं टर्सरी काल। इस तृतीय या टर्सरी काल में विश्व के वलित पर्वत, विश्व के जितने भी वलित पर्वत हैं उनका निर्माण की उत्पत्ति या निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय से की उत्पत्ति कौन से काल से मानी जाती है? टर्सरी काल या तृतीय काल। और इसी के समकक्ष जो पर्वत है उनमें है रॉकीज, एंडीज, आल्पस पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका की रॉकीज है, एंडीज है, इसकी तुलना किससे करते हैं? हिमालय से। तो हिमालय, रॉकीज, एंडीज आदि की उत्पत्ति कौन से काल में मानी जाती है? तृतीय या टर्सरी काल, जो विश्व के नवीनतम वलित पर्वत माने जाते हैं। इस प्रकार से भारत की निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वर्ष 1947 में भारत एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से भारत के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस प्रकार भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, भारत में जो भौतिक प्रदेश है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। और भारत की जो स्थलाकृतियां हैं जैसे कि मैदान है, पठार है, पर्वत पहाड़ियां हैं, पर्वतीय भाग है। तो भारत के में जो स्थलाकृतियां उसमें सबसे ज्यादा वही मैदान पाए जाते हैं। 43.2% भाग पर क्या फैले हुए हैं? मैदान। पठारों की बात की जाए तो पठार है 27.7% भाग पर। पहाड़ियों की बात की जाए तो पहाड़ी है 18.5% भाग पर। और पर्वतों की बात की जाए तो पर्वत है 10.6% भाग पर। वापस देख लीजिए एक बार पुनः, भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43.2% भाग पर क्या पाए जाते हैं? मैदान। 27.7% भाग पर क्या है? पठार। 18.5% भाग पर क्या है? पहाड़ियां। और 10.6% भाग पर क्या स्थित है? पर्वत। इसके बाद एक विद्वान है एसपी चटर्जी महोदय। एसपी चटर्जी, इस एसपी चटर्जी महोदय के द्वारा भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेश बताए? 4। और इसको प्रेजेंट किया है, इसको प्रस्तुत किया है इसने गजेटियर ऑफ इंडिया। गजेटियर ऑफ इंडिया में इन 4 भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया है। 4 प्रदेश को विभक्त किसने किया है? गजेटर ऑफ इंडिया में। इसके बाद हम बात करते हैं 4 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं। इससे पहले एसपी चटर्जी महोदय ने 4 भौतिक प्रदेश बताए, 20 मध्यम प्रदेश बताए और 58 सूक्ष्म प्रदेशों में विभक्त किया है भारत को। तो 4 बृहद प्रदेश कौन कौन से हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। भारत के 4 भौतिक प्रदेश, भारत के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले उन्होंने विभक्त किया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जिसको हम बोल सकते हैं हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश, इसका अध्ययन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन या हिमालय प्रदेश का अध्ययन हम 2 तरीके से करेंगे। पहला है क्रमबद्ध अध्ययन, पहला भाग है क्रमबद्ध अध्ययन और दूसरा भाग है अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन, तो इसका विभाजन हम 2 प्रकार से करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन। क्रमबद्ध की बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को क्रमबद्ध विभाजन के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है भाग महान हिमालय, महान हिमालय। और तीसरा है वही लघु हिमालय या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। और चौथा भाग है शिवालिक श्रेणी या इसको बोलते हैं उप हिमालय। हिमालय की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है ट्रांस, सबसे नवीनतम कौन सी है? शिवालिक। इसके सिद्धांत की हम बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति
कैसे हुई है उस सिद्धांत के बारे में हम आगे बात करेंगे। अनुदैर्ध्य विभाजन की बात की जाए तो एक विद्वान है जी.एस. बुराड़। जी.एस. बुराड़ नामक विद्वान के द्वारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का अनुदैर्ध्य विभाजन किया गया है। इसने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, इसमें क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला है इसमें कश्मीर हिमालय। प्रादेशिक आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है अनुदैर्ध्य या प्रादेशिक। तो प्रादेशिक आधार पर जो विभाजन है उसमें पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा कौन सा है असम हिमालय। इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड किया है सी.एस. बुराड़ ने। कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद सेकंड दूसरा भौतिक प्रदेश है भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान। भारत के विशाल मैदान की बात करें तो हिमालय का जो अग्रगर्त है उसमें नदियों का मलबा भर जाने के कारण भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आगे बढ़ेंगे। भारत के विशाल मैदान की बात की जाए तो भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, दूसरा हम अध्ययन करेंगे गंगा का मैदान, और तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान, और फोर्थ है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। वापस देख लीजिए, पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश कहते हैं। इसका 2 तरीके से अध्ययन करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अनुदैर्ध्य विभाजन को भी जी.एस. बुराड़ नामक जो महोदय हैं उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके अध्ययन किया है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उसके बाद सेकंड जो भौतिक प्रदेश है कौन सा है भारत का विशाल मैदान। इसमें इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और राजस्थान का मैदान। उसके बाद हम बात करें तीसरे भौतिक प्रदेश की। तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत में सबसे पहले भी हमने बात की थी, भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है जिसकी उत्पत्ति पैलियोजोइक काल में हुई थी। तो तीसरा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार या जिसको बोलते हैं दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। इसकी उत्पत्ति और विभाजन को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका विभाजन किस प्रकार से किया है। इसके बाद हम चौथे भौतिक प्रदेश की बात करें तो चौथा भौतिक प्रदेश है तटीय व द्वीपीय प्रदेश। कौन सा है तटीय व द्वीपीय प्रदेश। पहले 5 भौतिक प्रदेश थे, द्वीपीय पार्ट्स अलग था, लेकिन अब उसको दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप शामिल कर लिया गया है। तटीय प्रदेशों की बात करें तो भारत के तट को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो कौन सा पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इसके बाद द्वीपीय आइसलैंड रीजन की बात की जाए तो प्रदेश द्वीपीय प्रदेशों को भी हम 2 तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला है अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप, और सेकंड है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। इस प्रकार से भारत का जो भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन किया गया है, जिनका हम क्रमवार से एक-एक का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।